लोग वादे करते थे हम स्विट्जरलैंड बना देंगे, वो सुरेंद्र चौधरी स्विट्जरलैंड बना देंगे। मेरी एक ही बड़ी डिमांड है, यहाँ जनाब गुप्ता साहब भी बैठे हैं, उप मुख्यमंत्री जी भी बैठे हैं। मैं जितने भी वक्ता है मैं उनसे गुजारिश करूंगा वो समय का ध्यान रखें, 2-2 मिनट के लिए अपनी बात रखें। मैं सरपंच मकसूद जी से गुजारिश करूंगा वो मंच पर आकर अपने विचार रखें। मकसूद जी। कालाकोट के एमएलए कहते हैं कि कालाकोट में काम नहीं दिए जा रहे। मैं इस मंच से बोल देना चाहता हूं, अगले महीने डिप्टी चीफ मिनिस्टर साहब का प्रोग्राम डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट और विजय सूरी साहब कालाकोट के काम अनाउंस करके जाएंगे। कालाकोट के सुरेंद्र चौधरी बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं। मैं 2 नारे लगाऊंगा, उसके बाद से ज्यादा लूंगा। जनाब अब्दुल्ला साहब, जनाब यादव साहब, जनाब डिप्टी चीफ मिनिस्टर सुरेंद्र चौधरी जी, जनाब अब्दुल्ला गुप्ता जी, बहुत बहुत शुक्रिया। चौधरी और जौहर उमर अब्दुल्ला, इस लाल को पहचान करके उसने हम सब का सर इज्जत से ऊंचा कर दिया। सब जानते हो हमारी पार्टी के अंदर भी हमारे मेरे नौजवान भाई, मेरे साथी, मेरी बहनें, मैं सिर्फ आपका शुक्रिया अदा करने आया था कि इलेक्शन में इनके बाद इंस्पेक्टर जो ज्वाइन कर रहे हैं सरदार जसवीर सिंह कनारा से, जो आज नेशनल कॉन्फ्रेंस को ज्वाइन कर रहे हैं, सरदार तीरथ सिंह जी जो नेशनल कॉन्फ्रेंस को ज्वाइन कर रहे हैं, इनके साथ साथ सरदार जसवंत सिंह जी नेशनल नोलियान के भी आज नेशनल कॉन्फ्रेंस को ज्वाइन कर रहे हैं। सबको आज सुरेंद्र चौधरी जी साहब से की तरफ से मुबारकबाद देता हूँ। ये नेशनल कॉन्फ्रेंस भी ज्वाइन हुए हैं कि नेशनल कॉन्फ्रेंस की नीतियों को देखकर, और उसके अलावा सबसे पहली बात ये बीजेपी से तबरा कर बीजेपी को छोड़कर अलविदा करके और मैं सबको मुबारक देना चाहूंगा। बीजेपी को छोड़ के, उनकी नीतियों को देख के, उनके लारे लप्पू को देख के आज नेशनल कॉन्फ्रेंस ज्वाइन कर रहे हैं। ये इन लोगों ने कम से कम 10 साल से जो लोग बीजेपी के साथ चल रहे थे, लेकिन आज उनके काले करतूतों की वजह से, उनके काले कामों की वजह से ये लोग आज एनसी ज्वाइन कर रहे हैं। और इसके अलावा और भी काफी लोग जो बीजेपी को छोड़कर आज नेशनल कांग्रेस की नीतियां सुरेंद्र चौधरी साहब के ये 2 मिनट के काम देखते हुए आज ये नेशनल कांग्रेस में ज्वाइन कर रहे हैं। मैं नारा लगाऊंगा, जोर से जवाब देना, नेशनल कांग्रेस जनाब फारूक अब्दुल्ला साहब, जनाब उमर साहब, जनाब साहब, जनाब सुरेंद्र चौधरी साहब, जनाब गुप्ता साहब। आज मैं जितने भी आज जिन्होंने ज्वाइनिंग की है मैं उनका शुक्रिया अदा करता हूं। और अभी आपके महबूब नेता, ये जितने भी लोग आज ज्वाइन कर रहे हैं ये सब भाजपा की तरफ से हैं और भाजपा छोड़कर आज नेशनल कॉन्फ्रेंस ज्वाइन की है, क्योंकि भाजपा की नीतियों से तंग आकर इन्होंने आज यहाँ नेशनल कॉन्फ्रेंस ज्वाइन की है। मैं इन सब का नेशनल कॉन्फ्रेंस में हार्दिक
अभिनंदन एवं स्वागत करता हूँ। मैं डॉक्टर फारूक साहब की तरफ से, जनाब उमर साहब की तरफ से आज तमाम जो साथी बीजेपी छोड़ कर नेशनल कॉन्फ्रेंस ज्वाइन कर रहे हैं, उनका दिल की गहराइयों से स्वागत करता हूँ। डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला जिंदाबाद, डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला जिंदाबाद, उमर अब्दुल्ला जिंदाबाद, उमर अब्दुल्ला जिंदाबाद, सुरेंद्र चौधरी जी जिंदाबाद, सुरेंद्र चौधरी जी जिंदाबाद, ये जितने भी खास करके नौजवान युवा लोगों ने आज भाजपा छोड़ की आजादी लड़ाई लड़ी गई। ये वंदे मातरम एक मुसलमान भी गाता था, एक हिंदू भी गाता था, एक सिख भी गाता था। ये क्रांतिकारियों का गीत था। इसलिए आज बदकिस्मती है कि 150 साल बाद जो गीत जिसने हिंदुस्तान को जोड़ा, क्रांतिकारियों को जोड़ा और आजादी की लड़ाई अंग्रेजों के खिलाफ लड़ी, उस गीत को आज हम उसमें पॉलिटिक्स ला रहे हैं, राजनीति ला रहे हैं। ये देश की बदकिस्मती है। कांग्रेस कह रही है कि ये 150 साल बाद बीजेपी को इसलिए वंदे मातरम याद आया क्योंकि अब वेस्ट बंगाल में इलेक्शंस होने वाले हैं और इलेक्शंस के वक्त बीजेपी हमेशा इस तरह के हथकंडे अपनाती है। मैंने कहा ना कि जब इलेक्शन आ गया, पहले बिहार था, उस समय क्या हुआ मैं यहाँ नहीं कहना चाहता। अब क्योंकि अब बंगाल का इलेक्शन आ गया, ये हिंदू मुसलमान की राजनीति कर करके हम कब तक इलेक्शन जीतेंगे? मसला है काम करने का। आज नौशहरा जिस धरती पे आप खड़े हो, यहाँ 11 साल बीजेपी का एमएलए एक रहा, उस एमएलए को और उसके बाद उस पार्टी को उसने हेड किया बीजेपी को जम्मू कश्मीर में। और देखें ये लोगों का जुनून क्या है, क्योंकि एक बंदा भी कह रहा है उसने कोई काम किया है। लेकिन सुरेंद्र चौधरी के लिए अभी 1 साल हुआ है। एक आदमी के पास 11 साल रहे, वो कुछ नहीं कर सका, और 1 साल वो आदमी है जिसको 1 साल मिला और उसने कितना काम किया। और ये बोर्ड आपके बोल रहे हैं, और अभी भी अभी इसमें पीएमजे की सड़कें मैंने नहीं लिखी हैं, और दूसरा अभी कहीं दूसरे डिपार्टमेंट्स की मैंने ये नहीं लिखी है। ये खाली मैंने, आपने देखा बिजली के 3-4 स्टेशन हमारे रिसीविंग आए हैं। तो इसलिए बहुत काम हमने 1 साल में किया। और आप लगाएं, अगर हमारी यही मेरी माँ वैष्णो देवी ने कृपा रखी और अगर यही हमारा सब कुछ ठीक रहा तो बाकी 4 साल में कितने काम होंगे। इसलिए सुरेंद्र चौधरी का नाम है तरक्की, चाहे वो खाली नौशहरा में नहीं, आपने जम्मू में भी देखा जो चीजें, जो काम बंद थे हमने वो चलाए, कश्मीर में भी देखा जो काम बंद थे वो हमने चलाए। इसलिए ये मेरे लीडर और मेरे कायद जम्मू कश्मीर के चीफ मिनिस्टर जनाब उमर अब्दुल्ला साहब की हिदायत है हमें कि हमें वो काम भी चलाने हैं जो बीजेपी के और पीडीपी के टाइम में बंद थे, जो एलजी के टाइम में बंद थे, जो बीजेपी के जो दावे करती है उनके टाइम में बंद थे, वो काम हमने वो भी कंप्लीट करने और अपनी स्कीमें भी चलानी है। अपोजिशन पार्टीज ये कह रही है कि एनसी सरकार ने बीजेपी के साथ कंप्रोमाइज यानी सेंट्रल लीडरशिप के साथ कंप्रोमाइज किया, इसलिए स्टेट रूट पर अब कोई बात नहीं हो रही। यहाँ लोग क्या मांग रहे थे? हमने देखा मैं नेशनल कॉन्फ्रेंस का डिप्टी चीफ मिनिस्टर बैठा है, ठीक है, नौशहरा के लोगों के लिए तो मैं एक एमएलए हूँ इनका, लेकिन आप लोगों को तो मैं डिप्टी चीफ मिनिस्टर हूँ। तो जब डिप्टी चीफ मिनिस्टर से लोग कह रहे हैं, मेरे पार्टी के लोग कह रहे हैं कि हमें जम्मू कश्मीर को स्टेट का दर्जा वापस दिया जाए, सरदार जोरावर सिंह जी ने किस अच्छे अंदाज में उन्होंने व्याख्यान किया कि हमें स्टेट का दर्जा दिया जाए। तो अभी भी आपको क्या लगता है कि हम सांठगांठ किए हुए हैं? अगर एक डिप्टी चीफ मिनिस्टर के मंच से डिमांड जारी है कि जम्मू कश्मीर को स्टेट का दर्जा दिया जाए, इट्स मीन कि उमर अब्दुल्ला सरकार की डिमांड है कि हमें स्टेट का दर्जा दिया जाए। ये हम नहीं, ये पीडीपी वाले खेल खेलते होंगे अंदर अंदर से, या कोई और खेलते होंगे। नेशनल कॉन्फ्रेंस नहीं खेलेगी। नेशनल कॉन्फ्रेंस तब भी अपने वजूद पे थी, आज भी नेशनल कॉन्फ्रेंस अपने वजूद पे है। नेशनल कॉन्फ्रेंस हमेशा अपने एजेंडे पे रहेगी, दूसरों के एजेंडों पे नहीं चलेगी। अपोजिशन कह रही है कि पार्लियामेंट में असल मुद्दों पर बात होनी चाहिए थी, लेकिन यहाँ पर सिर्फ वंदे मातरम पर बहस। मैंने वही कहा ना, मुद्दे हैं, पेपर लीक है, बेरोजगारी है, उन पर जहाँ पार्लियामेंट में बहस नहीं हो रही है। मैंने कहा कि वो तो दिल्ली की बात है। आप जम्मू कश्मीर की बीजेपी देख लो, वो एलओपी है, जो अब मेरे मुंह से कुछ और निकल जाएगा, एलओपी करते करते फिर मुश्किल हो जाएगी, फिर प्रॉब्लम है, फिर वो आएगा धुआं चीखेगा दूसरे दिन आके। तो मैं आपको ये कहता हूं कि एलओपी के बयान सुनो, दूसरे लीडर उनके जो भी वहां बोलते हैं, या उनकी जो ऑफिशियल प्रेस कॉन्फ्रेंस आती है बीजेपी के लोगों पे, कहीं वो बेरोजगार बच्चों के रोजगार की बात करते हैं, कहीं वो स्टेट के दर्जे की बात करते हैं। कहते हैं जब हालात ठीक हो, यार चुनी हुई सरकार आई है, कौन सा हालात चाहिए आपको? इसलिए कभी भी आप डेवलपमेंट पे बात करते हैं, कभी भी वो बोलते हैं, आपके सामने मैं परगवाल गया, मैं अखनूर गया, परगवाल इंद्रपत्नी ब्रिज आपके सामने सालों 10-11 साल हो गए वो ब्रिज कंप्लीट नहीं हुआ। बीजेपी के मुंह से सुनते हो कभी? ऐसे कितनी सड़कें, कितनी कॉलेजेस, यूनिवर्सिटी, आज जम्मू कश्मीर में कितना ड्रग्स आ गया, क्या बीजेपी के मुंह से किसी भी उनके लीडर से, फिर एलओपी से आप सुनते हैं कोई मुंह से उसके ड्रग्स पे बोलता है?
आप कदे एलएलपी के मुंह से सुनते हैं कि भाई जितनी भी वहां पे काम हो रहे हैं, प्रोजेक्ट्स लगे हैं किश्तवाड़ के अंदर, बिजली प्रोजेक्ट लगे हैं, उसमें आम लोगों को नौकरी क्यों नहीं मिलती, वहां के लोकल को क्यों नहीं मिलती, किसी एक के कहने पे क्यों मिलती है? वहां माइनिंग अगर सप्लाई जाती है तो किसी एक लीडर के कहने पे क्या जाती है? कभी आपने बीजेपी के लीडरों को पूछा कि कभी उन्होंने बोला कि क्यों जाती है? मैं तो कहता हूँ तो बीजेपी के लीडर इन मुद्दों पे क्यों नहीं बोलते? कब से माता मचेल का जो रोड है कब से शुरू हुआ था, आज तक माता मचेल का रोड कंप्लीट नहीं हुआ, और क्योंकि वो ठेकेदार में बीजेपी का है, और वो अगर वो जो बीजेपी का एलओपी खिता चिनाब वैली से, उसके बावजूद भी वो रोड वहां नहीं पहुंचा। ऐसी कितनी सड़कें हैं जो अभी तक नहीं पहुंची हैं, खिता चिनाब वैली के अंदर जो काम नहीं हुए हैं। तो इसलिए मैं एक ही बात कहूंगा कि बीजेपी के लोगों को बेरोजगारी से कोई, अभी मैं आपको बताऊं, कल शायद आपको आया भी है, किसी ने लिखा भी है, मैंने 3600 पोस्टें पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट की रेफर की हैं सर्विस सिलेक्शन बोर्ड को, जहां कहते थे जी पोस्टें मैंने खुद की हैं। अगर आपको आया मेरे ऑफिस में आ जाना, मैंने खुद फाइल साइन की है जो सर्विस सिलेक्शन बोर्ड को रेफर हुई हैं, जिसमें सिविल जेई के 176 है मेरे ख्याल, मैकेनिकल जेई के 120 हैं, और ड्राफ्टमैन हैं, सुपरवाइजर हैं। आज पीडीपी के अंदर, पीडब्ल्यूडी के अंदर स्टाफ ही नहीं है, सुपरवाइजर नहीं है, काम को सुपरवाइज करना मुश्किल। एमटीएस, खाली एमटीएस जो पोस्ट है पीडब्ल्यूडी चढ़ गई, पीडब्ल्यूडी के अभी भी मैंने 2800 पोस्टें एमटीएस की जो हैं पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट की रेफर की हैं सर्विस सिलेक्शन बोर्ड को। ये कितनी बड़ी चीजें हैं, अगर मैंने अकेले में इतनी की हैं तो पूरी सरकार की कितनी हुई। और एक दिन ऑनरेबल सीएम साहब, मेरे लीडर, आपको बताएंगे कि हमने कितनी पोस्टें एक साल में, चाहे वो पीडब्ल्यूडी है, चाहे वो पावर डिपार्टमेंट है, चाहे एजुकेशन डिपार्टमेंट है, चाहे फॉरेस्ट है, जो भी डिपार्टमेंट हम जिस उमर अब्दुल्ला सरकार जिस पे चल रही है, हम बताएंगे कितनी पोस्टें हमने रेफर कर दी हैं। इसलिए आज देखें मास्टरों की कितनी कमी आ रही है, इन्होंने पोस्टें ही फ्रीज की हुई हैं। क्या जो मास्टरों की पोस्टें फ्रीज हुई हैं, रिक्रूटमेंट एजुकेशन डिपार्टमेंट में फ्रीज हुई है, क्या कभी बीजेपी के लीडरों को बोलते देखा? ये सवाल उनसे पूछिए। वो हमेशा आपको हिंदू मुसलमान उल्टी सीधी बातों पे, उमर अब्दुल्ला ने क्या किया, कहाँ गए, ये किया। आपने देखो एक मेरा मीम बनाया हुआ 12 सिलेंडरों पे, भाई अगर चलाना तो मेरा पूरा सेंटेंस चलाओ। पूरा सेंटेंस ये है कि हमें 5 साल के लिए हमें सरकार में चुना गया है, और जो वादे किए थे 5 साल के लिए किए हैं। 5 साल जब कंप्लीट होंगे, ये सिलेंडर भी हो जाएंगे, ये बिजली भी हो जाएगी, बेरोजगारी का भी होगा। और जहां तक हमारा स्टेट का मुद्दा है, वो तब भी हमारा था जब से सरकार बनी, आज भी हमारी डिमांड है स्पेशल स्टेटस का। उस समय भी हमारी डिमांड थी और आज भी डिमांड है। हम कहीं अपने मुद्दों से पीछे नहीं हट रहे। हाँ, बीजेपी जरूर बैक ट्रैक कर रही है, वो अपने मुद्दों से हट के 8 बजे क्यों आते, सुबह क्यों नहीं आते? 8 बजे उनको क्या वो रिश्ता निभा रहे हैं, वो उनका फैमिली बैकग्राउंड हमें पता है, वो कहां से आए हैं, उनकी जो नौकरी है, जो तनख्वाह, गरीब लोग टैक्स पे करते हैं, जहां डीसी रजौरी को जहां से तनख्वाह मिलती है, वो काम कर नहीं रहे। वो डीडीसी से पर मुझे बताओ, क्या उनको माताएं बहनों से क्या है प्रॉब्लम? उनको लेडीज से प्रॉब्लम? मैं सवाल पूछना चाहूंगा, जवाब दे दे अगर हिम्मत है। अगर 2 डीडीसी मेंबर कलम रखती है कालाकोट के लोगों का, इनको वोट दिया लोगों ने, वोट चुन के लाए हैं। मैं अगर वहां से इलेक्शन आ रहा, 22,000 वोट लेके आया हूं, अगर मेरी गवर्नमेंट में काम हो तो डीसी रजौरी क्यों काम काटता है? उसके क्या उसको कमीशन मिलती है एमएलए के साथ? क्या एमएलए के साथ उसकी पाई बनी है किसी चीज में? मिली भगत है? तो ये सवाल डीसी रजौरी को जवाब देना पड़ेगा आने वाले वक्त में। ठाकुर यशोवर्धन सिंह की छवि साफ है। ठाकुर यशोवर्धन सिंह के कोई क्वेश्चन नहीं चल रहे, ठाकुर यशोवर्धन सिंह के कोई पट्टे नहीं चल रहे। ठाकुर यशोवर्धन के बाद कोई जंगलात के जो कब्जा किया हुआ है, ठाकुर यशोवर्धन सिंह के बाद वही यशपाल सिंह की छवि है। ठाकुर यशपाल सिंह साहब के लोग हैं कालाकोट के, सुंदरबनी के, और निशारा में भी ठाकुर यशपाल सिंह साहब के साथी है, क्योंकि काफी एरिया मेरा निशारा में चला गया, पर डिप्टी सीएम के ऊपर उंगली उठ गई है। सर, कई सारे लोग जो हैं क्या भारतीय जनता पार्टी से नाराज हैं? आज इसी मंच से कई लोग जो है भारतीय जनता पार्टी के वर्कर्स से इन्होंने आज नेशनल कॉन्फ्रेंस ज्वाइन की है। नाराज क्यों नहीं होगे? जब 11 साल का वक्त इनको दिया था, क्या आपने हमें देखा कहीं काम को रोकते हुए? इन्होंने काम करवाया नहीं तो रोकते कैसे हम इनके? आज हमारे डिप्टी सीएम और नेशनल कॉन्फ्रेंस के मेरे लीडर, जिनका मैं कायल हूं, अब्दुल्ला साहब, और यहाँ के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट मियां अल्ताफ लालवी साहब, वो काम करवाना चाहते हैं, पीएमजीएसवाई की रोडें लाना चाहते हैं, पीडब्ल्यूडी की रोडें लाना चाहते हैं, तो ये रोकते क्यों है? और मुझे एक बात बताओ, ठाकर फैमिली पहले भी, ठाकर यशपाल सिंह साहब 2 बार एमएलए रहे हैं, मेरा बैंक बैलेंस चेक करा लो और इनका बैंक बैलेंस चेक करो। जो स्कूटर में घूमते थे, ये स्कूटर में घूमते थे, आज फॉर्च्यूनर लेके घूम रहे हैं। 4th क्लास की नौकरी करते थे, आज इनके क्रशर है। क्रशर किसके होने चाहिए? 12 साल मेरे वालिद एमएलए रहे, मेरे वालिद 3 साल मिनिस्टर रहे, मेरे पास फैक्ट्री होनी चाहिए,
मेरे पास 200-400 कनाल जगह होनी चाहिए, जगह इनके पास। मैं तभी एक बात हमेशा बोलता हूं और मेरे लोग इस बात को सुनते हैं, जिनके घर शीशे के होते हैं उनको पत्थर नहीं मारने चाहिए। ठाकुर यशवर्धन सिंह वही ठाकुर यशपाल सिंह की छवि लेके चल रहा है। ये लोग, ये साथी, ये मेरे साथी साथ है मेरे साथ। हमारे पास ना फॉर्च्यूनर है ना हमारे पास बड़ी बड़ी गाड़ियां हैं, हम वही आज भी छोटी गाड़ी में चल रहे हैं। एमएलए बनने से पहले बड़ी बड़ी गाड़ियां थी, इलेक्शन हारने के बाद छोटी गाड़ी में आ गए। वो क्यों है? ईमानदारी की इलेक्शन लड़ी। इन्होंने मुझे हराने के लिए इतना नोट बांटा। और मैं आपको एक बात बता रहा हूँ, मैंने इलेक्शन काला कोर्ट में किसी विधायक के साथ नहीं लड़ी। मैं आपको क्लियर करना चाहता हूँ, मैंने इलेक्शन नरेंद्र मोदी से लड़ी जब मैंने डीडीसी की 3 सीटें जीती काला कोर्ट में, और जम्मू कश्मीर में इतिहास रचा मैंने 3 सीटों का। इन्होंने डिलिमिटेशन कैसे की? सुनो, पूरी जम्मू कश्मीर में ऐसा नहीं हुआ। मेरी 4 पंचायतें जहां संगपुर वगैरह एरिया निशाना में लगा दिया, मेरी ऊपर वाली 8 पंचायतें बुद्धल में लगा दी, और एक डीडीसी एरिया पूरा जहां से मेरे चाचा ठाकुर ईश्वर सिंह डीडीसी है, वो सारी पंचायतें वहां जोड़ी में लगा दी। और इन्होंने सोचा ठाकुर ईश्वर सिंह डर जाएगा सुंदरबनी लगा के। चुनाव लड़ा, हार जीत तो अल्लाह ताला और भगवान के फैसले थे। मेरा बाबा शादरा शरीफ और मेरा ऊपर वैष्णो माता है, कभी ना कभी हम भी एमएलए बनेंगे, हम भी असेंबली में जाके बोलेंगे। पर मैं उनसे सवाल पूछने जाता हूं जिनको बोलना ही नहीं आता, जिनको असेंबली में भेजा गया है। कम से कम दिल्ली वेजर्स की बात तो करो असेंबली में जाके। कम से कम दिल्ली वेजर हम लोगों ने लगाए, मेरे वालिद ने लगाए काला कोर्ट में। आज ये दिल्ली वेजर्स की बात नहीं करते। और सुंदरबनी जो खुल के वोट देता था, इनको वोट दिया इन्होंने सुंदरबनी के लोग। वो 2-4 साथी मेरे सामने खड़े हुए हैं, सुंदरबनी के लोगों ने वोट दिया एमएलए को, वहां के रोड़े नहीं ला पाए। 17 रोड़े मैंने और डिप्टी सीएम साहब ने लुक्की दी और काम शुरू हुआ। आप लोगों ने देखा एमएलए किसने बनाया? टू करने के टू गाड़ियां। मेरे वालिद जब एमएलए बने ना, मैं आपको एक बात बताता हूँ, मेरे वालिद ने मुझे एक नसीहत दी है, कभी मैं भी जिंदगी में कहीं ऊपर वाला मुझे कहीं पावर देगा, अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में टू नहीं करूंगा। ये मेरे वालिद ने बोला, कहते अपने लोगों को कुर्सी थोड़ी दिखानी होती है, अपने लोगों के सामने लाल बत्ती थोड़ी चलानी होती है। ये लाल बत्ती है, ये लोगों ने दी है, काला कोट के लोग, निशाना के लोग लाल बत्ती देने वाले हैं। मेरे जो एमएलए हैं, जो बने हैं, वो जब मेरे काला कोट बाजार से निकले टू 3 लाख रुपए सैलरी है, जितनी भी सैलरी पड़ रही है सरकारी तेल ठाकुर यशवर्धन से अपनी जेब से तेल डाल के लोगों के बीच में जाता है। गमी में भी जाता है, खुशी में भी जाता है। इस बार लोगों ने हरा, ऊपर वाला कल जिताएगा इलेक्शन। और मैं इनको बताऊंगा, जो इन्होंने 1-1.5 साल में काम नहीं किया काला कोट सुंदरबनी में, अगर ठाकुर यशवर्धन सिंह एमएलए होता, जैसे डिप्टी सीएम साहब ने इशारे में काम किए, उसी तरह से सिक्सर में काला कोट और सुंदरबनी में मारता। एक अंतिम सवाल रहेगा सर, लोकल बॉडी सिलेक्शन की बात करें तो काफी अब देरी हो रही है, क्योंकि लगभग 1-1.5 साल जो है वो हो चुका है। इस पर क्या कहेंगे सर? स्टेटहुड दे दे हमें, स्टेटहुड कल दे दे, परसों इलेक्शन अनाउंसमेंट। मैं चैलेंज देता हूं, मैं पार्टी स्पोक्स पर्सन हूं, कल स्टेटहुड परसों इलेक्शन। कल एक मुझे बात बताए, आप मीडिया रिपोर्टर भी बार बार नेशनल कॉन्फ्रेंस को पकड़ती है। माननीय प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब ने बोला कहां पे, यहां पे, कि इलेक्शन के बाद तुरंत हम स्टेटहुड दे देंगे। और इनके जो वो है अपने होम मिनिस्टर अमित शाह जी, उन्होंने बोला इलेक्शन के बाद तुरंत हम राज्य का दर्जा जम्मू कश्मीर को दे देंगे। क्या ये किसी एमएलए ने नहीं बोला? जम्मू, ये हिंदुस्तान के प्राइम मिनिस्टर ने बोला। ये बहुत बड़ी बात होती है, मतलब इनकी करनी और कथनी में फर्क है। परसों शायद आपने सुना होगा, हमारे एमपी जो भी चुन के राज्यसभा में गए हैं, सजाद किचरू, मेरे बड़े भाई, उन्होंने वहां पे बात की है कि स्टेटहुड हमें बहाल कर दीजिए। मुझे बताए इनको डर किस चीज का है? मैं बताता हूँ, ये जो अफसर है ना, जो चोरियां कर रहे हैं, ये मैं सीधा, हाँ आरोप है, उसमें क्या है? मुझे क्या डर है? मैंने कमीशन खाई, मेरे वालिद ने 12 साल कमीशन नहीं खाई, मेरी मदर को 5 साल होने वाले डीडीसी, हमने कमीशन नहीं खाई। ये मेरे साथ मेरी साथी है पार्टी की जो डीडीसी, इन्होंने कमीशन नहीं खाई। मेरे चाचा ठाकुर ईश्वर सिंह ने कमीशन नहीं खाई कभी जिंदगी में। चाय का कंपनी भी है, साबित तो करके दिखाओ ना साबित। आज इनको यही चैलेंज देता, करो साबित, आए खराब। फिर मैं साबित करने आऊंगा कि इन्होंने देवकत्था रोड में क्या किया। जो बड़ा आजकल सिटियां में जाता है, सिटियां देवकत्था रोड की हालत देखो, जानवर भी नहीं चल सकता। 2 करोड़ रुपए लिया था इलेक्शन में, ये बातें बोलनी नहीं होती मुझे। है क्या रोडों की हालत की है इन्होंने? कहां का पाई वाली नहीं रखी। और जो शाम को 8 बजे ट्रैक्टर मीडिया में चल जाता है, उनकी वो भी डीडीसी चुनाव जीते, हर जगह नारियल लेके फोड़ने पर पहुंच जाते थे। मेरी मदर 5 साल डीडीसी रही है, 5 साल खत्म होने के बाद कहीं इनॉग्रेशन नहीं की, कहीं नारियल नहीं फोड़े, खाली लोगों को काम दिए। मेरे वालिद 12 साल एमएलए रहे, कभी नारियल नहीं फोड़े, उन्होंने लोगों की खिदमत की है। और ठाकुर यशवर्धन सिंह भी इसलिए पैदा हुए लोगों की खिदमत करने के लिए। बहुत धन्यवाद सर।